वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। तो जितने भी मेरे थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको मैं स्वागत करता हूं, ठीक है ना। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड का वीडियो है। आपके कितने नंबर संख्या होते हैं वो बताइए और पीएचसी का कार्य बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं, या तो पीएचसी के बारे में या तो सीएचसी के बारे में, स्टाफ पैटर्निंग उसके काम के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पीएचसी के बारे में। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा जरूर, समझिएगा। चलिए, पूछा जाएगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ पैटर्न को समझाए, मतलब वहाँ पे कितने टोटल स्टाफ होते हैं, कौन कौन स्टाफ के कितने संख्या होते हैं वो बताइए, और पीएचसी का कार्य बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं, या तो पीएचसी के बारे में या तो सीएचसी के बारे में, स्टाफ पैटर्निंग उसके काम के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पीएचसी के बारे में। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा जरूर, समझिएगा। चलिए करते हैं शुरू। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जान लीजिए पीएचसी होता क्या है। पीएचसी एक होता है प्राइमरी हेल्थ केयर। तो यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं है, ये पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ठीक है। चलिए देखिए, यह ग्रामीण समुदाय एवं चिकित्सक के मध्य पहला संपर्क होता है। देखिए, आपके पीएचसी से नीचा सरकारी स्तर पर जो पहला जो अस्पताल होता है ना, वह होता है सब सेंटर, ठीक है। सब सेंटर, उपकेंद्र। इस उपकेंद्र पर आपके डॉक्टर नहीं होते हैं, बातें को समझ रहे हैं। डॉक्टर कहाँ से शुरू होते हैं? यह प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से ही शुरू होते हैं, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से ही आपके जो है डॉक्टर शुरू होते हैं सरकारी में। तो वही इसीलिए बोल रहा है कि यह ग्रामीण समुदाय एवं डॉक्टर यानी चिकित्सक के बीच पहला संपर्क होता है। मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहला ऐसा जगह है जहाँ पे लोगों को डॉक्टर से संपर्क होता है, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का गठन मैदानी क्षेत्र के 30,000 जबकि पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्र की 20,000 की जनसंख्या को कवर करने हेतु किया गया है। अब आपसे कोई पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है बार बार, कि जो पीएचसी होता है, पीएचसी कितने के जनसंख्या पे बनाए जाते हैं। तो ये जो पीएचसी होता है मैदानी क्षेत्र में, समतल क्षेत्र में 30,000 की जनसंख्या पर एक पीएचसी, जबकि यहीं पे अगर बात करेगा पर्वतीय क्षेत्र में, आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र में, तो वहाँ पे जो है आपके यह 20,000 के जनसंख्या को एक कवर करता है। बातें को समझ गए। चलिए, इसकी स्थापना एवं रख रखाव राज्य सरकारों के न्यूनतम बुनियादी आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम बेसिक नीड प्रोग्राम के अंतर्गत होता है। अब ये जो आपका ये जो पीएचसी होता है, पीएचसी का रख रखाव खर्च वगैरह कौन देखता है? तो राज्य सरकार के जो मिनिमम बेसिक नीड प्रोग्राम है, न्यूनतम बुनियादी आवश्यकता जो कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत यह सारा रख रखाव देखा जाता है। इसमें रोगियों के लिए 4 से 6 बिस्तर होते हैं। पीएचसी पर कितना बिस्तर होता है? 4 से 6 बिस्तर होता है। तथा रोगों के निदान संबंधी कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध होते हैं, जैसे जांच वगैरह, दवाई वगैरह, ये सब उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपके पीएचसी पर उपलब्ध हो जाता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो ये तो हो गया पीएचसी के बारे में बेसिक जानकारी, कि बेसिक पीएचसी को कौन ऑपरेट करता है, पीएचसी कितने जनसंख्या पर होते हैं, ठीक है। पीएचसी में कितने बेड होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं बता दिया। अब यहाँ पे उसी चीज़ का मैंने यहाँ पे इंग्लिश दे दिया है। चाहे तो आप इंग्लिश में इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जिनको इंग्लिश में करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि अब यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें आपके शुरू हो रहे हैं। ध्यान से एकदम आप जो है इसे अच्छे से देखिएगा। स्टाफ पैटर्निंग ऑफ पीएचसी। अब स्टाफ पैटर्न हम लोग देखने चल रहे हैं। सबसे पहले एक होते हैं चिकित्सा अधिकारी, जिसे हम लोग मेडिकल ऑफिसर कहते हैं। यहाँ पे पीएचसी पर एक मेडिकल ऑफिसर होते हैं, और यही जो है मेन जिम्मेदारी मेडिकल ऑफिसर जो है यही देख रेख करते हैं। पीएचसी इन्हीं के अंदर में होता है, एमओ के। यहाँ पे एक नर्स होती है, ठीक है, एक नर्स जो है यहाँ पे होती है। उसके बाद यहाँ पे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला में एएनएम एक होती है यहाँ पे, ओके। फीमेल हेल्थ वर्कर, जिसे एएनएम कहते हैं हम लोग, एक होती है। फार्मासिस्ट भी यहाँ पे एक होता है अपना। और ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर, यहाँ पे एक जो है एजुकेटर होते हैं जो स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं, वह भी एक होते हैं, ठीक है। और एएनएम की तरह यहाँ पे एक पुरुष में भी स्वास्थ्य सहायक होते हैं। हेल्थ असिस्टेंट एक पुरुष में होते हैं और एक हेल्थ असिस्टेंट महिला में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें को आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद
एक कनीय लिपिक होता है, एक वरिष्ठ, एक लोअर डिवीज़न, एक अपर डिवीज़न होता है। उसके बाद एक लैब टेक्नीशियन अपना जो है होता है। साथ में यहाँ पे एक ड्राइवर भी आपको देखने को मिलता है और साथ में यहाँ पे 4th ग्रेड के 4 होते हैं, जिसमें क्लीनर, स्वीपर वगैरह सब माली वगैरह होते हैं। तो इस प्रकार से यह 4 4th ग्रेड टोटल देखा जाए तो टोटल यह संख्या में आपका जो है 15 होता है। ठीक है, तो पीएचसी पर टोटल 15 स्टाफ जो है मिलते हैं आपको। कितने कैटेगरी के स्टाफ हैं मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, चिकित्सा अधिकारी 1, नर्स 2, स्वास्थ्य कार्यकर्ता 3, फार्मासिस्ट 4 एंड उसके बाद प्रखंड विस्तार शिक्षक 5। ठीक है, स्वास्थ्य सहायक 6, उसके बाद है स्वास्थ्य सहायक महिला 7, वरिष्ठ लिपिक 8, वरिष्ठ कनिष्ठ वरिष्ठ जो है 9 हुआ और प्रयोगशाला लैब टेक्नीशियन 10, ड्राइवर 11, चतुर्थ वर्गीय 12। ठीक है, तो कुल मिला के जो है आपके 12 श्रेणी 12 टाइप्स के स्टाफ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। कुल मिला के यह 15 संख्या में टोटल रहते हैं पीएचसी पर। और देखिए सब है एक एक, बाकी सिर्फ ज़्यादा है वह 4th ग्रेड है 4 है, सब एक एक है। चाहे फार्मासिस्ट बोले तो 1, चाहे फीमेल हेल्थ वर्कर बोले तो 1। ठीक है, चाहे आपका हेल्थ एजुकेटर बोले तो 1। ठीक है, सारा चीज़ें एक एक है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कितने कैटेगरी के होते हैं। उन 12 कैटेगरी में एक कैटेगरी जो 4th ग्रेड का है वही आपके 4 होंगे, बाकी सब एक एक होंगे। ठीक है, चाहे ड्राइवर हो, चाहे लोअर डिवीज़न, अपर डिवीज़न, क्लर्क हो, सब एक एक है। बातें को समझ गए? टोटल यहाँ पे 15 है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। वरिष्ठ सहायक है, स्वास्थ्य सहायक महिला है, स्वास्थ्य सहायक पुरुष है, प्रखंड शिक्षक है, फार्मासिस्ट है 1, एएनएम 1, नर्स 1 और एमओ 1। ठीक है, मतलब नर्स मतलब जो स्टाफ ग्रेड ए होती है सीनियर नर्स वो होंगी। बातें को समझ रहे हैं ना? बाकी एएनएम तो होंगी। स्वास्थ्य सहायक मेल फीमेल दोनों होती है। तो ये सारे चीज़ें हैं, मैंने बता दिया। चलिए अब आता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के क्या कार्य हैं। भाई फंक्शन ऑफ प्राइमरी हेल्थ के सेंटर, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो है आप फंक्शन बताइए, ये पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बहुत सारे कार्य हैं। क्या क्या कार्य हैं ये कार्य समझना जरूरी है ताकि आप समझ सके कि हाँ पीएचसी पर क्या क्या होता है। जब तक कार्य नहीं समझेंगे तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे पहला। अब एक कार्य मैं बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि ये कार्य आपको सीरियल लिखना है, बस जानकारी के लिए कि हाँ कौन कौन से कार्य होता है दिमाग में आपको रखना है। जैसे पहला तो यही है कि देखभाल चिकित्सीय कार्य होता है यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद दूसरा है स्वच्छ आपूर्ति एवं आधारभूत स्वच्छता का ध्यान रखना। यहाँ पे जो काम होता है वो काम में ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि स्वच्छ आपूर्ति एवं आधारभूत स्वच्छता का ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे स्वच्छता और आधारभूत स्वच्छता का और स्वच्छता आपूर्ति का ध्यान रखा जाता है। स्थानीय बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार, यहाँ पे जो पीएचसी पर कोई भी जहाँ पीएचसी है उसके आसपास कोई बीमारी है उसको कैसे रोकथाम, कैसे उसका ट्रीट करना है, इसका काम किया जाता है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन सहित जैविक सांख्यिकी का संग्रह एवं रिपोर्ट करना। पीएचसी का काम है कि जितने भी प्रजनन है, बाल स्वास्थ्य है, परिवार नियोजन है, इन सब का डाटा तैयार करना है। ठीक है ना, उसके बाद पाँचवा है, इसका काम है स्वास्थ्य शिक्षा देना। इनका काम है परामर्श देना लोगों को जिनको समस्या हो। आधारभूत प्रयोगशाला सेवाएं, यहाँ पे आधारभूत जो बेसिक नीड होता है प्रयोगशाला लैब जो होता है वो होता है यहाँ पे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, यहाँ से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम को भी ऑपरेट किया जाता है। एंड लास्ट है ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक। ठीक है ना, विलेज हेल्थ गाइड। ठीक है ना, विलेज हेल्थ गाइड स्थानीय दाई स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा स्वास्थ्य सहायकों को प्रशिक्षण देना। पीएचसी के अंतर्गत, चूँकि पीएचसी देखा जाए तो सबसे निचला स्तर का ठीक ठाक जो है एक केंद्र होता है, उससे नीचा सब सेंटर होता है। उस सब सेंटर पर आपको कोई ज़्यादा चीज़ होता नहीं है, तो ठीक ठाक वाला आपके पीएचसी ही होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जितने भी ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक है, स्थानीय दाई है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, स्वास्थ्य सहायक है, इन सब का प्रशिक्षण देना यहाँ पे जो है किया जाता है। बातें को समझ गए? अब उसी चीज़ का मैंने यहाँ पे इंग्लिश दे दिया कि मेडिकल केयर चिकित्सीय देखभाल, टेकिंग केयर ऑफ क्लीन सप्लाई एंड बेसिक हाइजीन, यहाँ पे स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे आसपास जो स्थानीय बीमारी होता है उसका उपचार और उसका रोकथाम करना। ठीक है,
यहाँ पे जो फैमिली प्लानिंग है, चाइल्ड हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव है, इन सब का जो है क्या बनाना, डाटा संग्रह करना, हेल्थ एजुकेशन स्वास्थ्य शिक्षा देना, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिक जो लैब होता है उसका सुविधा होता है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम यहीं से ऑपरेट किया जाता है, शुरू किया जाता है। साथ में यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता होते हैं उनको प्रशिक्षण देना। तो में हम जो है पुनर्वास यानी पुनर्वास नर्सिंग, रिहैबिलिटेशन नर्सिंग के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यह चीज़ समझना पड़ेगा कि पुनर्वास के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, रिहैबिलिटेशन नर्सिंग का मतलब क्या होता है, यह आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो माय डियर, पुनर्वास आपको सीधा तौर पे मैं समझा दूं कि पुनर्वास का अर्थ होता है कि कोई पीड़ित व्यक्ति जैसे पूर्व में किसी चोट के कारण, किसी बीमारी के कारण वह मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो है शारीरिक रूप से विकलांग हो गया है, ठीक है, या फिर मानसिक रूप से जो है वह ग्रसित था, तो उसको पुनः वापस के पूर्व के समान जीवन में जो है वापस से उसको कामकाजी में मदद करना, वापस से उसको जीवन में पुनः जो है समायोजन बैठवाना, यही पुनर्वास होता है, ठीक है। मतलब प्रभावित क्षेत्रों को पुनः वापस उस समान जीवन में लाना ही पुनर्वास कहलाता है, समझ गए। चलिए देखिए रिहैबिलिटेशन नर्सिंग क्या होता है, इसको समझिए। पुनर्वास चिकित्सीय, सामाजिक, व्यावसायिक, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षणिक उपायों का ऐसा एकीकृत समूह है जिसमें आवश्यकता अनुसार उपयुक्त प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति को क्रियात्मक रूप से यथासंभव उच्चतम स्तर तक योग बनाया जाता है। माय डियर, पुनर्वास जो होता है उसमें आप डॉक्टर के द्वारा चिकित्सीय हो, सामाजिक हो, व्यावसायिक हो, मनोवैज्ञानिक हो एवं शैक्षणिक उपायों का एक ऐसा जो है समूह होता है जो आवश्यकता अनुसार जो है इन सभी को प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति को क्रियात्मक रूप से यथासंभव उच्च स्तर तक योग बनाया जाता है। जैसे मानिए कोई एक व्यक्ति पहले से मानसिक रूप से या सामाजिक या फिर मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित था, ठीक है, अलग जो है उसको प्रॉब्लम था, लेकिन धीरे धीरे इन चिकित्सीय, सामाजिक, व्यावसायिक, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षणिक उपायों के जरिए जो है हम आवश्यकता अनुसार उसे एक ट्रेनिंग करते हैं, एक प्रशिक्षण देते हैं और इस प्रशिक्षण के जरिए उसे फंक्शनल क्रिया यानी काम करने को यथासंभव उच्चतम स्तर के जो है उसको योग बनाते हैं। मतलब एक ऐसा योग बना देते हैं जो अपना काम स्वयं से वह कर सके। जैसे देखते होइएगा कि जो व्यक्ति का विकलांग हो गया रहता है, पैर कट गया है, तो उसको जो है देखते होइएगा कि अलग से जो आर्टिफिशियल पैर आता है वो लगाया जाता है, या उसको जो है विकलांग के चलने का जो साइकिल होता है वो दिया जाता है। ये सब क्यों प्रदान किया जाता है? ताकि वह अपना काम खुद से भी थोड़ा सा कर सके, दूसरों पर निर्भर न रह सके। तो इसके लिए उसे साइकिल प्रदान किया जाता है, उसे आर्टिफिशियल पैर लगाया जाता है, अगर हाथ है तो हाथ भी लगाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब करके इन सभी उपकरणों के, इन सभी उपायों के जरिए उनका पुनः जीवन में स्थापित करना ही रिहैबिलिटेशन होता है, समझ गए। ये चीज़ समझ गए। अब हम जो रिहैबिलिटेशन नर्सिंग करते हैं इसमें उच्चतम स्तर तक योग बना देते हैं, मतलब जितना हो सके व्यक्ति को हम योग बनाते हैं, ठीक है, ताकि वह व्यक्ति खुद से अपने चीज़ों को कर सके। ओके, आगे देखिएगा यहाँ पे पुनर्वास नर्सिंग में विभिन्न उपायों के द्वारा, देखिए यहाँ पे पुनर्वास नर्सिंग में मतलब रिहैबिलिटेशन नर्सिंग में विभिन्न उपायों के द्वारा, मतलब अनेक उपायों के द्वारा किसी चोट या बीमारी की वजह से उत्पन्न हुई विकलांगता को कम करने या विकलांगता वाली इन विषम परिस्थितियों में विभिन्न शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को यथासंभव सर्वोत्तम स्तर को प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। रिहैबिलिटेशन नर्सिंग में यही होता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके व्यक्ति को उसको समान जीवन व्यतीत करने के योग बनाया जाए, ठीक है, अलग अलग उपाय के जरिए। जैसे कोई विकलांग है, विभिन्न अलग अलग चोट के कारण हो या अलग अलग बीमारियों के कारण व्यक्ति के अंदर विकलांगता आ गया हो, तो इस विकलांगता तो अब आ चुका है, अब कौन सा ऐसा उपाय किया जाए कि व्यक्ति अपना जीवन खुद से चला सके, ठीक है, उसको दूसरे पर निर्भर होना
कम हो सके। तो इन्हीं विकलांगता को कम करने के लिए या विकलांगता के कुछ कठिन परिस्थितियों को, विभिन्न शारीरिक, सामाजिक, मानसिक गतिविधियों को हम इस प्रकार से जो है उसको मदद करते हैं कि वह अपने जीवन का सर्वोत्तम स्तर प्राप्त कर सके, वह अपने जीवन को खुद से जो है चला सके। तो यही जो है आपका क्या होता है, पुनर्वास नर्सिंग, रिहैबिलिटेशन नर्सिंग होता है। ठीक है, नर्सिंग क्या होता है कि मदद करना, ठीक है, और पुनर्वास क्या है कि फिर से एक समान जीवन जीने के लिए योग बनाना। ठीक है, तो यही एक आपके पुनर्वास नर्सिंग होता है। समझ गए चीज़ों को। चलिए, जैसे देखते होइएगा कि कोई पागल व्यक्ति होता है तो उसको ट्रीटमेंट करने के बाद उसको पागल खाना में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि उसका जो है, या फिर उसे अलग जो है सेंटर पर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि उसे नॉर्मल धीरे धीरे, अगर मानसिक प्रॉब्लम है तो काउंसलिंग वगैरह के ज़रिए जो है साइकोथेरेपी के ज़रिए पेशेंट को धीरे धीरे उसके नॉर्मल लाइफ के तरफ ले जाया जाए, जहाँ पे वह अपने जीवन को खुद से जो है चला सके, जीवन को अच्छे से जी सके। तो इसी के लिए उसे रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसी प्रकार कोई विकलांग व्यक्ति होता है तो उसको भी रिहैबिलिटेशन सेंटर पर रखा जाता है। वहाँ पे उसे ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे जो है इस उपकरण से जो है हमें चलना है, इस उपकरण के सहायता से हम कैसे जो है चल सकते हैं। साइकिल होता है, देखते होइएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो है विकलांग व्यक्ति के लिए अलग अलग जो है डंडा आता है चलने वाला। ठीक है, देखते होइएगा जो विकलांग हो जाता है तो उसके लिए अलग अलग उपकरण सब आता है, या दोनों हाथ में जो है देखते होइएगा लकड़ी के बना होता है और उसको दोनों हाथ में के कंधे के सहारे लोग चलता है। तो यह सब क्या है, एक उपाय है जो व्यक्ति को खुद से ना करने के बजाय खुद से करने के लिए जो है प्रेरित करता है, और नर्सिंग इसमें मदद करता है। तो यही जो है आपका रिहैबिलिटेशन नर्सिंग होता है। रिहैबिलिटेशन का मतलब ही होता है कि पुनर्वास। पुनर्वास का अर्थ होता है कि एक ऐसे ज़िंदगी जहाँ पे कठिन हो जीना, उस कठिन ज़िंदगी से एक नॉर्मल लाइफ की तरह फिर से जो है योग बनाना, ऐसा योग बनाना कि जीवन फिर से खुद से जो है जिया जा सके। एक ऐसा स्तर जो है बना देना जीवन के, जहाँ पे वह व्यक्ति खुद से चीज़ों को हैंडल कर सके। यही पुनर्वास होता है। अब इसमें मानसिक, शारीरिक, ठीक है, इसमें मानसिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, व्यवसायिक हो, सभी गतिविधियों से व्यक्ति को योग बनाया जाता है। ठीक है, तो यही हमारा जो है पुनर्वास हो गया। ओके, अब ये पुनर्वास रिहैबिलिटेशन नर्सिंग का क्या जो है उद्देश्य होता है, किन उद्देश्यों के साथ में पुनर्वास नर्सिंग जो है किया जाता है, इसके पीछे क्या मकसद होता है। तो इसके मुख्य निम्नलिखित होते हैं। इसके उद्देश्य जो है अलग अलग होते हैं। कौन कौन उद्देश्य है देख लीजिए। शारीरिक, मानसिक, व्यावसायिक व मनोवैज्ञानिक रूप से अनुत्पादक व्यक्ति को उत्पादक बनाना। मतलब जो व्यक्ति शारीरिक रूप से हो, या सामाजिक रूप से हो, या व्यावसायिक रूप से हो, या मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित हो चुका है, उस व्यक्ति को फिर से नॉर्मल जो है समान जीवन की तरफ जीने के लिए जो है उसे इस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, तो यही उत्पादक व्यक्ति को उत्पादक बनाना ही जो है आपका उद्देश्य से रिहैबिलिटेशन किया जाता है। आगे है चोट अथवा बीमारी के कारण होने वाले दुष्प्रभावों को कम करना। अब विभिन्न चोटों के कारण, बीमारियों के कारण व्यक्ति में विकलांगता आया है या कोई समस्या आया है, तो उससे दुष्प्रभावों को कम करना ही रिहैबिलिटेशन का मुख्य कार्य होता है। समझ गए। चलिए आगे इसका होता है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। विकलांगता की स्थिति में व्यक्ति का यथासंभव सर्वोत्तम समायोजन सुनिश्चित करना। अब कोई व्यक्ति के अंदर विकलांगता आ गया है, चाहे वो हाथ पैर, आँख, नाक, कुछ भी से विकलांगता, डिजेबिलिटी है उसके अंदर, तो कम से कम उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको सुधारने का और जीवन में समायोजन बैठाने के लिए प्रेरित किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, ताकि व्यक्ति दूसरों पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर कम हो सके और अपना से भी खुद जो है कुछ कर सके। ठीक है, तो यही विकलांगता में व्यक्ति को यथासंभव सर्वोत्तम समायोजन सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य होता है। तो यही रिहैबिलिटेशन होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
पुनर्वास के कौन कौन से क्षेत्र है माय डियर। पुनर्वास के निम्नलिखित क्षेत्र है। कौन कौन से क्षेत्र है? पहला है यहाँ पे देखिए फंक्शनल रिहैबिलिटेशन। फंक्शनल रिहैबिलिटेशन के मतलब होता है कि इस प्रकार के पुनर्वास में जो है इस प्रकार के पुनर्वास के द्वारा व्यक्ति को दैनिक जीवन के जो कार्य होते हैं, जो काम काज होते हैं, उससे गतिविधियों में सुचारू रूप से संचालन करने के लिए उसे उस प्रकार के योग बनाया जाता है। ठीक है, तो यही कार्यात्मक पुनर्वास होता है। ऐसा पुनर्वास जिसके जरिए व्यक्ति को उसके दैनिक कामकाज, उसके जीवन के कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए उससे योग बनाया जाता है, तो वही जो है उसका जो है कार्यात्मक पुनर्वास होता है। जैसे नहाना धोना, मंजन करना, घूमना फिरना, कपड़े पहनना आदि, यह सब कार्यात्मक जो है आपके चीज़ें हैं जो व्यक्ति के द्वारा खुद से करने के लिए जो है इसे क्या किया जाता है, योग बनाया जाता है पुनर्वास में, तो वही फंक्शनल रिहैबिलिटेशन होता है। ठीक है, जैसे मूक मतलब जो बोल नहीं सकने वाला हो, वैसे लोगों के लिए वाणी चिकित्सा, स्पीच थेरेपी, बहरे लोगों के लिए श्रवण विज्ञान, आइडियोलॉजी आदि का उपयोग किया जाता है। मतलब जो नहीं बोलने वाला हो उसके लिए स्पीच थेरेपी कराया जाता है, यह भी एक रिहैबिलिटेशन ही है। बहरे लोगों के लिए आइडियोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जो सुनने वाला मशीन होता है। तो यह कार्यात्मक पुनर्वास होता है जिसमें व्यक्ति को उसके कार्यों को जो है सुचारू रूप से करने के लिए जो है योग बनाया जाता है। समझ गए? आगे है वोकेशनल रिहैबिलिटेशन। ठीक है, यहाँ पे है व्यावसायिक पुनर्वास। व्यावसायिक पुनर्वास का मतलब है कि चोट के कारण, बीमारी के कारण उत्पन्न हुई विकलांगता को या अथवा निःशक्तता कई बार व्यक्ति के व्यवसायिक कार्यों को भी प्रभावित करता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में उनके व्यवसायिक कार्यों को पुनर्स्थापित कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना ही व्यावसायिक पुनर्वास का मुख्य लक्ष्य होता है। मानिए कोई व्यक्ति है, किसी चोट के कारण या बीमारी के कारण व्यक्ति अपना हाथ या पैर किसी में एक गंवा चुका है, वह विकलांग हो चुका है, वह निःशक्तता है, उसके अंदर शक्ति जो है काम करने की नहीं है, तो यह व्यावसायिक पुनर्वास क्या करता है कि व्यक्ति को उसके व्यवसायिक को पुनर्स्थापित करता है, व्यवसायिक कार्यों को, जहाँ पे उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के योग जो है इसी व्यावसायिक पुनर्वास के जरिए बनाया जाता है, जिससे वह अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके जब आर्थिक स्थिति ठीक रहेगा तो। ठीक है, और इसी योग बनाया जाता है, यही व्यावसायिक पुनर्वास होता है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों को उनकी विकलांगता को ध्यान में रखते हुए तथा उनकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं के आधार पर व्यावसायिक रूप से पुनर्स्थापित किया जाता है ताकि वे आर्थिक रूप से खुद पर निर्भर बन सके। देखिए, वोकेशनल या व्यावसायिक पुनर्वास का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो चोट के कारण या किसी बीमारी के कारण उसमें जो है क्या आ चुका है, अपंगता आ चुका है, विकलांगता या निःशक्तता आ चुका है, तो उसमें जो है आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाएगा, आर्थिक स्थिति बाधित होगा। तो ऐसे में उसे व्यावसायिक कार्यों में जो है उसे पुनर्स्थापित करके उन्हें जो है आर्थिक रूप से सशक्त आत्मनिर्भर बनाना ही व्यावसायिक पुनर्वास का मुख्य लक्ष्य होता है। समझ गए? इसमें व्यक्ति को उसके विकलांगता को ध्यान में रखते हुए तथा उसकी शारीरिक व मानसिक क्षमता कितना है, इस आधार पर जो है उसे व्यवसाय को जो है शिफ्ट किया जाता है ताकि व्यक्ति अपना आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। मतलब व्यक्ति जिस लायक है उसको उसी प्रकार के आर्थिक जो है व्यावसायिक रूप से जो है उसे पुनर्स्थापित किया जाता है ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। इसीलिए देखते होइएगा कि जो व्यक्ति पैर से, हाथ से जो है विकलांगता है, तो देखते होइएगा कि वह जो है छोटा सा दुकान करके बैठ जाता है कहीं पे, तो यह क्या है, यह उसके आर्थिक निर्भरता के योग बनाया गया है, तभी वह दुकान करके बैठा हुआ है। समझ गए? तो इसके लिए उसको जो है साइकिल वगैरह ये सब दिया जाता है। समझ गए? तो यह व्यावसायिक पुनर्वास हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर कोई नहीं सुनने वाला व्यक्ति होगा तो उसके लिए आइडियोलॉजी मशीन दिया जाता है जिससे वह सबके बात को सुन पाएगा और व्यावसायिक कार्य को अच्छे से कर पाएगा। इसी प्रकार से अन्य चीज़ों में योग बनाया जाता है। ठीक है,
आगे है माय डियर, तीसरा है यहाँ पे सोशल रिहैबिलिटेशन। सोशल रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपने परिजन, पास पड़ोस, ठीक है, आस पड़ोस, रिश्तेदार, मित्रों आदि के साथ जो है सौहार्दपूर्ण रिश्ते स्थापित करने तथा उन्हें बनाए रखने के योग बनाया जाता है। सामाजिक का मतलब है, सामाजिक पुनर्वास का मतलब है कि इसमें जो प्रभावित व्यक्ति है उसको जो है उसके परिजन को, उसके आस पड़ोस के रिश्तेदार, मित्रों के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते स्थापित करने के लिए योग बनाया जाता है ताकि व्यक्ति सबसे अपना समाज में रिश्ता अच्छा रख सके। इस योग बनाया जाता है, ठीक है। चौथा है और आखिरी है मनोवैज्ञानिक पुनर्वास, साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन, ठीक है। चोट अथवा बीमारी के कारण उत्पन्न हुई शारीरिक अथवा मानसिक विमंदता कुंठा एवं वैराग्य उत्पन्न कर देती है। ऐसी स्थिति में उनका मनोवैज्ञानिक पुनर्वास जरूरी हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पुनर्वास के द्वारा उनका आत्मसम्मान बढ़ाया जाता है। अब होता यह है कि देखते होइएगा कि जो व्यक्ति किसी चोट या बीमारी के कारण अगर व्यक्ति में कोई शारीरिक या मानसिक जो है प्रॉब्लम आता है तो व्यक्ति जो है मनोवैज्ञानिक रूप से भी वह प्रभावित होता है, उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ता है। तो ऐसे में व्यक्ति अपने काम करने के जो क्षमता है उसमें सारा चीज़ में गड़बड़ा जाता है। जब मानसिक मनोवैज्ञानिक जब दिक्कत होता है तो सब चीज़ उसका गड़बड़ा जाएगा। तो मनोवैज्ञानिक पुनर्वास में यही होता है कि जो व्यक्ति चोट या बीमारी के कारण उससे शारीरिक या मानसिक रूप से कोई जो है प्रॉब्लम आया है, जैसे कुंठा एवं वैराग उत्पन्न होता है, तो उसमें जो है व्यक्ति को क्या किया जाता है कि उसे मनोवैज्ञानिक पुनर्वास जरूरी हो जाता है और उसे साइकोलॉजिकल जो है रिहैबिलिटेशन के जरिए उसका आत्मसम्मान बढ़ाया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है, जिससे व्यक्ति का जो है वह मेंटल जो डिप्रेस है, जो मानसिक असंतुलन है, वह धीरे धीरे एक नॉर्मल जीवन की तरफ ले जाता है। कौन? साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन। तो अगर आपसे रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र पूछेगा तो याद रखिएगा 4 रिहैबिलिटेशन के प्रमुख क्षेत्र है। कौन कौन? एक है फंक्शनल रिहैबिलिटेशन, एक है व्यावसायिक पुनर्वास, एक है सामाजिक पुनर्वास और एक है मनोवैज्ञानिक पुनर्वास। और पुनर्वास, सभी पुनर्वास में बस यही होता है कि उसको पहले के जो ग्रसित जीवन है उससे एक समान जीवन की तरफ ले जाना ही जो है पुनर्वास होता है, ठीक है। और जिस भी क्षेत्र में लिखिएगा उस क्षेत्र में उसे परिपक्व बनाता है काम करने के लिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया टोटल के यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश देख लीजिए और यहाँ पे अच्छे से समझिए। समझ गए? टोटल के इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है। अब आपसे एग्ज़ाम में क्या पूछ सकता है कि पुनर्वास नर्सिंग में नर्स के कार्यों को बताएं, मतलब रिहैबिलिटेशन नर्सिंग में नर्स का क्या भूमिका है, क्या कार्य है, बताइए। तो चलिए नर्स के कार्य को, नर्स के जो है हम लोग भूमिका को देखते हैं पुनर्वास में, ठीक है। चलिए, पुनर्वास के दौरान रोगी को उपलब्ध सरकारी एवं गैर सरकारी सुविधाओं की जानकारी देना। अब रिहैबिलिटेशन जो होता है उसमें नर्स को चाहिए कि जो भी सरकारी सुविधा उपलब्ध है और जो भी गैर सरकारी सुविधा है, मतलब प्राइवेट सुविधा, उसको जानकारी देनी चाहिए इसके बारे में। ओके। विकलांग रोगी को मिलने वाली सहायता के बारे में जानकारी देना। नर्स का ये काम होता है कि रिहैबिलिटेशन में वह वैसे लोगों को जानकारी दे जो विकलांग हो, तो उन्हें जानकारी देना चाहिए कि विकलांगता वाले लोगों को सरकार जो है मुफ्त में क्या क्या चीज़ें दे रही है, ये जानकारी देना। पुनर्वास के लिए विशेषज्ञ को मदद करना। अब रिहैबिलिटेशन सेंटर पर बहुत सारे जो है स्टाफ काम करते हैं, तो उसके लिए नर्स को ये चाहिए कि विशेषज्ञ को मदद करना चाहिए नर्स को, ठीक है। नेक्स्ट है पुनर्वास के दौरान रोगी को मानसिक सहारा देना। मतलब नर्स का ये काम होता है कि रिहैबिलिटेशन के समय वह जो है मरीज को सपोर्ट करे, ठीक है। पुनर्वास में परिवार के लोगों को सहयोग देना। अब ये भी चाहिए कि नर्स को ये काम होता है कि जो भी उनके एक व्यक्ति जो ग्रसित है उसके परिवार में उसके लोगों को भी सहयोग देना, ठीक है। पुनर्वास की प्रकृति एवं तरीका निश्चित करना। अब किस प्रकार का है पुनर्वास, क्या उससे साइकोलॉजिकल पुनर्वास है, फंक्शनल पुनर्वास का जरूरी है, या उसे जो है व्यावसायिक पुनर्वास की जरूरी है। जो भी पुनर्वास की जरूरी होगा उसका प्रकृति व तरीका निश्चित करना नर्स का ही काम होता है, ठीक है। रोगी की रुचि के अनुसार कार्य देना। रोगी को उसके रुचि के अनुसार, इंटरेस्ट के हिसाब से उसको कार्य देंगे, ठीक है।
रोगी को पोषण के बारे में जानकारी देना कि किस प्रकार के पोषण लेना है, नहीं लेना है। रोगी को पुनर्वास के लिए व्यवसाय दिलाने में मदद करना। रोगी को पुनर्वास के लिए व्यवसाय दिलाने में मदद करना, मतलब व्यवसाय मतलब उसे काम दिलाने में मदद करना रोगी को, ठीक है। प्रशिक्षण में अधिक श्रम न करना। ट्रेनिंग पीरियड में जहाँ पे सिखाता हो उसके नॉर्मल लाइफ में कैसे आना है, कैसे काम काज करना है, तो वहाँ पे अधिक श्रम न करवाना नर्स का ये दायित्व होता है, ठीक है। आगे है शारीरिक गतिविधियों को समान बनाने की कोशिश करना। नर्स का ये काम होता है कि वह व्यक्ति को एक समान जो है बनाने की कोशिश करे। विकलांग को मिलने वाली मदद के बारे में जानकारी दे। और विकलांग के लिए कौन कौन सी मदद जो है दिया जाता है, इसको जानकारी देना नर्स का ही काम है। भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीयन करवाने से संबंधित जानकारी देना। अब इंडियन रिहेबिलिटेशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने से संबंधित जानकारी देना, यह भी नर्स का काम है। जटिलताओं की रोकथाम करना व उनके बारे में जानकारी देना। अब कोई व्यक्ति के अंदर अपंगता है तो हो सकता है उसमें जटिलता भी आ जाएगा, तो इसके जटिलता को रोकथाम कैसे करना है इसके बारे में जानकारी लोगों को देना। तो नर्स जो है एक रोगी के लिए क्या क्या काम कर सकती है, रिहेबिलिटेशन सेंटर से लेके रिहेबिलिटेशन पुनर्वास में, वो सारे कामों को यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो मैंने 14 कार्य बता दिया, और सारे कार्य आप लिख सकते हैं नर्स के द्वारा जो पुनर्वास मतलब एक नॉर्मल लाइफ की तरह जब ले जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या नर्स कर सकती है, ये सारे चीज़ों को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए टोटल यहाँ पे इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो रिहेबिलिटेशन क्या होता है समझ गए। रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास होता है, और पुनर्वास का मतलब होता है कि कोई भी प्रभावित ग्रसित व्यक्ति को उसको धीरे धीरे किसी चीज़ के सहायता से उसे एक नॉर्मल लाइफ की तरह ले चलना, समान जीवन व्यतीत करने में मदद करना, सहयोग करना ही पुनर्वास कहलाता है। अब एक होता है सामाजिक पुनर्वास, एक होता है व्यवसायिक पुनर्वास, एक होता है क्रियात्मक पुनर्वास, और एक होता है साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक पुनर्वास। तो यह चारों पुनर्वास याद रखिएगा। साइकोलॉजिकल पुनर्वास में होगा कि उसे मनोवैज्ञानिक सहारा दिया जाएगा, काउंसलिंग किया जाएगा, और उसके माइंड में अगर कोई समस्या होगा, मन अगर उसका कोई जो है मेंटल प्रॉब्लम होगा, तो उससे मेंटल प्रॉब्लम को दूर करके एक नॉर्मल लाइफ की तरह ले चलना साइकोलॉजिकल के जरिए, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन में, ठीक है। अगर उसका फंक्शनल रिहेबिलिटेशन दिया जाएगा तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति का जो क्रियात्मक जो काम होगा, जो दैनिक जीवन में जो खुद से काम करेगा वह कैसे करेगा, तो इसके लिए हम उसे जो है इस लायक बनाएंगे ताकि वह अपना काम खुद से कर सके, जैसे नहाना, खाना पीना, ठीक है, अपना जो है काम काज खुद से कैसे करना है, इसके लिए जो भी हम पुनर्वास में सहयोग करेंगे तो वह प्रकार के पुनर्वास फंक्शनल होता है। अगर हम व्यवसायिक, चूँकि सभी व्यक्ति चाहे लंगड़ा लुझा हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबको जीवन जीने के लिए जो है कुछ आर्थिक स्थिति सही होना चाहिए। तो व्यक्ति जो विकलांग हो चुका है चोट के कारण, बीमारी के कारण, तो उसे हम रिहेबिलिटेशन में उसके हिसाब से उससे जो है आर्थिक व्यवसायिक के तरफ ले चलते हैं, और उसके अनुसार ही उसे जो है हम व्यवसायिक सहयोग बनाते हैं, व्यवसाय में मदद करते हैं, ताकि वह अपने जीवन को जो है अच्छे से अपने अनुसार आर्थिक जो है काम काज करके वह अपना जीवन चला सके, ठीक है। और यह सब में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसके अच्छे से अच्छे जो है स्तर को प्राप्त कराने के कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यही हमारा पुनर्वास हो गया। पुनर्वास विभिन्न चीज़ों के माध्यम से उपयोग करके हम व्यक्ति को जो है एक समान जीवन की तरफ ले चलते हैं, और यही जो है हमारा पुनर्वास होता है, ठीक है। समझ गए चीज़ों को। पुनर्वास के मतलब होता है, सीधा समझिए कि जो व्यक्ति पहले किसी पद पर था उसको फिर से उसी पद पर वापस लाना ही पुनर्वास होता है। अब मान गए कोई व्यक्ति पहले बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन कोई बीमारी या चोट लगने के कारण, घायल होने के कारण वो उसमें विकलांगता आ गया, तो हम पहले जैसे तो उससे नहीं बना सकते हैं, बट इतना ज़रूर उसे मदद करके हम उसे बना सकते हैं कि वह अपना जीवन जो है खुद से भी जी सकता है, कुछ करके, कुछ काम धंधा करके। तो इसी नॉर्मल लाइफ में उसे बना देते हैं, इतना सक्षम, इतना योग बनाते हैं इसी पुनर्वास में, ताकि वह अपना जीवन को अच्छे से जी सके।
ठीक है। तभी देखते होइएगा कि विकलांग व्यक्ति हो गया या जो अंधे व्यक्ति हो गया या जो गूंगे व्यक्ति हो गया, उसके लिए अलग अलग उपाय जो है उससे करवाया जाता है, किया जाता है, ताकि वह जो है अपना काम खुद से सहायता लेके किसी से बिना जो है कर सके। ठीक है, तो यही पुनर्वास होता है। मैंने अच्छे से समझा दिया कि पुनर्वास में नर्स का क्या क्या काम होता है। तो जितना भी पुनर्वास में लोगों को मदद करना सब नर्स का ही काम है। मरीज के परिजनों को सहयोग करना भी नर्स का काम है। पोषण के बारे में जानकारी देना नर्स का काम है। ठीक है, पुनर्वास के लिए व्यवसाय दिलाने में भी नर्स का काम है। प्रशिक्षण में अधिक काम कराना भी नर्स का जो है एक काम है। शारीरिक गतिविधियां को समान बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। विकलांग को मिलने वाली मदद के बारे में जानकारी दे। जो भी सरकार के द्वारा लाभ मिलता है विकलांग लोगों को उसका जानकारी दे। ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकरण करवाने के से संबंधित जानकारी देना चाहिए। जटिलताओं के रोकथाम के लिए भी जानकारी देते हैं। तो आपका रिहेबिलिटेशन टॉपिक समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।